नमस्ते बच्चों। आज मैं बड़े घर की बेटी कहानी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। पिछले क्लास में हमने बेनी माधव सिंह के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल की है और इसके साथ साथ उनके दो बेटे और पहला बेटा श्रीकंठ सिंह, उसकी पत्नी वो किस खानदान की थी, वो तो बड़े घर की बेटी थी, उसके परिवार के बारे में भी हमने देख लिया है। आज हम आनंदी के शादी के बाद क्या हुआ उसके बारे में देखते हैं। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने आप को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे। पहले अर्थ देखिए। टीम टाम मतलब सजावट, नाम मात्र मतलब नाम लेने के लिए भी नहीं था। बहली मतलब बैलगाड़ी, फर्श मतलब बिछावन, अमीरों के घर में रहता है ना रेड कारपेट, वही है। और रेशमी स्लीपर मतलब बगीचे में एक झूला है, वो बगीचे में आराम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परंतु यहाँ पर बगीचा नहीं था। बाग मतलब बगीचा, गार्डन। मकान में खिड़कियाँ भी नहीं थी। देखिए आजकल जो घर बनाना है तो बहुत सुंदर घर बनाते हैं, है ना। उनके अपने अपने रुचि के अनुसार घर बनाते हैं। परंतु पुराने ज़माने में ग्रामीण प्रदेश में, ग्राम में घर ऐसा होता था कि उनको वहाँ पर बहुत सारे लोग रहने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए होना चाहिए, ऐसा घर बनाते हैं। श्रीकंठ का घर भी ऐसा ही घर था। उसके घर के मकान में खिड़कियां नहीं थी। तस्वीरें मतलब फोटोज। सीधा सादा मतलब सरलता से जीवन बिताने वाले किसान, उनका एक घर था। देहाती मतलब लिखा है मैंने ग्रामीण। आनंदी शादी के बाद अपने पति के घर आई तो देखती है कि वो बड़े घर की बेटी है। यहाँ कर देखती है विलास के सामान कुछ भी नहीं है। उसका घर बड़े भवन के जैसा था। हाथी पालते थे, कुत्ते थे, बहली, जाट फानुस, सब कुछ था, परंतु यहाँ पर कुछ भी नहीं था। श्रीकंठ के घर कैसी थी उसके बारे में बताते हैं। हाथी घोड़ा भी नहीं था। सजी हुई एक बहली, बहली मतलब बैलगाड़ी होनी चाहिए, वो भी वहाँ पर नहीं थी। रेशमी स्लीपर वो साथ लाई थी बगीचे में
इस्तेमाल करने के लिए, आराम करने के लिए, परंतु वो वहाँ पर नहीं था, बगीचा ही नहीं था। मकान में खिड़कियाँ भी नहीं थी, ज़मीन पर फर्श भी नहीं थी, दीवार पर एक तस्वीर भी नहीं था। एक सीधा साधा ग्रामीण गृहस्थ का मकान था। परंतु आनंदी ने अपने आप को इस परिस्थिति के अनुकूल ऐसा बना लिया कि उसने कभी अपनी जिंदगी में विलास के सामान देखे ही न थे। ಭೂಪಸಿಂಹ ಶ್ರೀಕಂಠಸಿಂಹನ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನಚಿತ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ 4ನೆಯವಳಾದ ಮಗಳು, ಯಾರು, ಆನಂದಿ, ರೂಪವತಿ ಗುಣವತಿಯೂ ಆಗಿದ್ಲು, ಅವಳನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆನಂದಿ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಬಂದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಿಲಾಸಿ ಜೀವನದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ವಿಲಾಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಯೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ಲು. ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯ ಹುಡುಗಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥನ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗೃಹಸ್ಥನ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಮೊದಲೇ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದಂಥ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅವಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಶೃಂಗರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆನೆ ಕುದುರೆ ಬಿಡಿ, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಂದಿಡ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಗಾರ್ಡನೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹೂದೋಟವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥನ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಗೃಹಸ್ಥನ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಹಿಂದೆ ಏನು ನಾನು ವೈಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಮನೆಯ ಸೊಸೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ತನ್ನ ಪತಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹೇಗೆ, ಯಾವ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಲಾಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ, ಅಷ್ಟು ಅವಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾಳೆ. ऐसा ही एक दिन एक घटना घटी. एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावज से बोला. भावज भातृ पत्नी, भातृ पत्नी मतलब भाभी. जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है. आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी. राह देखना, इंतज़ार करना. अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी. व्यंजन पदार्थ. हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था. हांडी लोहे के प्रकार का चौड़े मुंह का पात्र, छोटा सा हांडी है. बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने. किफ़ायत मतलब बचत करना. उसने सब घी मांस में डाल दिया.
लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। ये जो संदर्भ है आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और साथ ही साथ किसने किससे कहा उसके लिए भी आता है, उसके लिए 1 मार्क है। और उसके बाद संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, उसमें भी पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान से इसे पढ़ना पड़ता है। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लेकर आता है और अपने भाभी से कहता है, इसे जल्दी से पकाओ, मुझे भूख लगी है। आनंदी पहले ही भोजन तैयार करके लाल बिहारी का इंतज़ार कर रही थी, परंतु अब नया व्यंजन बनाने बैठती है तो हांडी में उसने देखा तो घी पाव भर से ज़्यादा नहीं था। वो तो बड़े घर की बेटी थी, इसलिए बचत करना नहीं जानती थी। उसके घर में बहुत सारे घी का, दही का इस्तेमाल करते थे, इसलिए वो पाव भर घी डालकर मांस पकाती है। और लाल बिहारी जब खाने बैठा तो वो देखता है दाल में घी नहीं है, तो अब भाभी से पूछता है, दाल में घी क्यों नहीं है। तो आनंदी कहती है, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। आनंदी कहती है, मैंने सब घी को मांस में डाल दिया। तो लाल बिहारी को गुस्सा आया, वो जोर से पूछता है, अभी परसों मैंने घी लाया था ना, इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया। उठ गया मतलब खत्म हो गया। तो आनंदी उत्तर देती है, आज मैंने हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना थी, तो मैंने सोचा कि इसे मांस में डालना चाहिए, तो मैंने डाल दिया। ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಸಿಂಹ 2 ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡುವಂಥ. ಆನಂದಿ ಮೊದಲೇ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅವನು ಯಾವಾಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅವನು ತನ್ನಂತಹ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಸಣ್ಣ ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾವು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತುಪ್ಪ, ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಬಿಟ್ಲು. ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಈ ಬೇಳೆ ಸಾರಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ, ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಗ ಆನಂದಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ನಾನು ತುಪ್ಪ ತಂದದಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಗೆ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆನಂದಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇವತ್ತು ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ, ಒಂದು ಪಾವಿನಷ್ಟು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಥಳದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಇತ್ತು, ಆ ಪಾತ್ರೆಯ ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಾಂಸ ಬೇಯಿಸಿದೆ. जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है,
उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की यह डिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मायके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। लेखक कहते हैं, पहले अर्थ लिखिए। लकड़ी अंदर कट्टिगे, जलना अंदर उरियुವುದು, क्षुधा मतलब भूख हसिವು, बावला मतलब पागल, जरा जरा सी मतलब छोटी छोटी सी, तिनक जाना मतलब चिढ़ना चिढ़ना। मायके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, इसे अंडरलाइन करना है। क्यों अंडरलाइन करना है बाद में बताऊंगी। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। इसका अर्थ ये है कि लेखक कहते हैं, यहाँ पर लेखक हमसे हमसे मतलब किससे? पाठकों से। पाठक मतलब कौन है? पढ़ने वाला व्यक्ति, पढ़ने वाला। और पाठक से कहते हैं, सूखी लकड़ी जल्दी से, उस पर आग लगने से वो जल्दी जल उठती है, ऐसे ही जिसके पेट पर चूहे कूद रहे हैं, मतलब जिसे ज्यादा भूख लग रही है, ऐसे व्यक्ति के सामने कुछ भी कहा तो वो छोटी छोटी सी बात को लेकर गुस्सा कर लेता है। लाल बिहारी को भी ऐसी ही हालत हुई थी और उसे बहुत भूख लग रही थी, तो दाल में घी न रहने के कारण उसे बहुत गुस्सा आया। ऊपर से उसके भाभी ने ऐसा कहा कि आज हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था, इसलिए मैंने सारा घी को मांस में डाल दिया, ऐसा कहा है। तो उसे अपने भाभी के इस दुस्साहस, अनुचित साहस को देखकर और भी गुस्सा आया। वो ऐसा गाली देता है, तुम्हारे मायके में तो चाहे घी की नदी ही बहती हो। तुम्हारे मायके में तो चाहे घी की नदी ही बहती हो, मतलब वहां पर इतने सारे घी का इस्तेमाल करते होंगे, घी की नदी ही बहती हो। तब लेखक कहते हैं, स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। ये आपको संदर्भ सहित व्याख्या में पूछा जाता है। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। मैंने पहले ही कहा है, प्रेमचंद ज्यादा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मुंह फेरना एक मुहावरे है, नाराज होकर किसी से दूर हो जाना, इसका अर्थ। हाथी मरा भी तो 9 लाख का, ये भी एक मुहावरा है, कहावत है। और यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि जब एक हाथी मर गई तो वो कितने लाख का भी हो जाए, उससे लोग और भी खरीद कर ले आते हैं, उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। परंतु यहाँ पर अर्थ ऐसा है कि तुम कुछ भी कहो, हमारे मायके में सब कुछ है। हमारे मायके में उतने पाव भर घी को खाने वाले कौन है? हमारे घर में काम करने वाले नौकर चाकर हैं। वहाँ इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। कहार एक जाति। ಯಾವ ರೀತಿ
ಈ ಒಣಗಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಬೇಗನೆ ಉರಿಯುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ತಳಮಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿಗೆ ಆದದ್ದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಆನಂದಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. लाल बिहारी आनंदी से कहता है, तुम्हारे मायके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। तो आनंदी को बहुत गुस्सा आता है। उस समय लेखक पाठकों से कहते हैं, स्त्री गालियाँ सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुँह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का वह इतना घी नित्य नाई कहर खा जाते हैं। स्त्री, एक विवाहित स्त्री, उसे जितना भी गालियाँ दे वो उसे सह लेती है। अगर उसे मार दिया तो वो भी सह लेती है, परंतु जब उसकी मायके और मायके वालों की निंदा किया तो वो उनसे कभी सही नहीं जाती। इसलिए आनंदी मुँह फेर कर ऐसा कहती है। मुँह फेरना मतलब नाराज़ होकर किसी से दूर हो जाना। और ऐसा एक कहावत है, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। कितने भी लाख का हाथी हो परंतु उसकी कीमत कम नहीं पड़ती। ऐसे ही यहाँ पर एक वस्तु हमारे पास रहती है तो उस समय उसका जो मूल्य है हमें अंदाज़ नहीं होता। वो खो जाती है तो उसके बारे में हम रोने लगते हैं। ऐसा ही यहाँ पर वो कहती है, तुमने एक पाव भर घी के लिए यहाँ पर मुझसे इतना झगड़ा किया है, परंतु वहाँ मेरे मायके में इतना घी खाने वाले कौन है? मेरे घर के नौकर चाकर हैं। इस समय लाल बिहारी को बहुत गुस्सा आया। वो जल गया। जलना मतलब गुस्सा करना, नाराज़ होना। थाली उठाकर पलट दी और ऐसा कहता है, मेरा जी चाहता है कि जीभ पकड़कर खींच लो। जी मतलब मन। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुँह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मज़ा चखाते। चखाना स्वाद दिलाना, मज़ा खुशी आनंद शब्द का अर्थ है, परंतु यहाँ पर ऐसा अर्थ है कि अगर वह मतलब श्रीकंठ सिंह होते तो क्या होता है, तुम्हें अच्छी तरह से तुम्हारे इस दुस्साहस का सबक सिखाते। अब अपढ़ उज्जड़ ठाकुर से न रहा गया। अपढ़ मतलब अनपढ़, उज्जड़ मतलब गवार मूर्ख। उसकी स्त्री तो एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब भी जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। हाथ साफ करना मतलब विद्रोह करना, मतलब उसे गाली देना, मारना, फिर भी क्या है वो अपने पति के साथ ही जिंदगी बिताती है। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उससे भी देखूंगा और तुम्हें भी। खड़ाऊ मतलब लकड़ी का बना हुआ एक पादुका है और गुमान मतलब घमंड, अभिमान। वो कहता है, खड़ाऊ उठाता है और आनंदी की ओर फेंकता है और कहता है, जिसके घमंड पर तुम अपने आप को भूल गई हो। भूली होना मतलब भ्रम में पड़ना। तो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी देखूंगा। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಮತ್ತು ತವರು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬೈತಾನೋ ಆಗ ಆನಂದಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವಿವಾಹಿತ ಸ್ತ್ರೀಯಾದವಳು ಅವಳಿಗೆಷ್ಟು ಬೈದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ತಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಹೊಡೆದರೂ ಕೂಡ ಸಹಿಸ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅವಳ ತವರು ಮನೆಯವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳಿಂದ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆನಂದಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯ ಹುಡುಗಿ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮನೆತನದವಳು. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮೈದುನ ಈ ಥರ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಅವಳು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆನೆ ಸತ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಬೆಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವಸ್ತು ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀನು ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅದೇ ತುಪ್ಪವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳುವಾಗ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ತಾನು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವನು ಕವುಚಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತದೆ ನಿನ್ನ ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳಿಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಆನಂದಿಗೂ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಅವಳ ಮುಖ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾಯಿತು. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪತಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಈ ದುರ್ವರ್ತನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳುವಾಗ ಮೊದಲೇ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಇವನು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೂರ್ಖ, ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನ ಪತ್ನಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಜಮೀನ್ದಾರನ ಮಗಳಾಗಿದ್ಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆಷ್ಟು ಬೈದರು, ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು, ನಿಂದಿಸಿದ್ರು, ಅವಮಾನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆದರೆ ಇವಳು ಹಾಗಲ್ಲ, ಇವಳು ಅವನ ಅತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿ ಸಮಾನ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವನು ಆ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿದ್ದ ಚಪ್ಪಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತಿಗೆ ಅತ್ತ ಎಸಿತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಯಾರ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ನಿನಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಹಂಕಾರ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀಯೋ ಅಂಥವರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. आनंदी ने हाथ से कड़ाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। उंगली मतलब ये उंगली है, चोट मतलब घाव। आनंदी हाथ से कड़ाऊ को रोकती है, इससे उसका सिर बच गया, परंतु उसकी उंगली में बहुत चोट आ गई, फिंगर्स। उसके बाद वो कुछ ना बोली, जैसे कि हवा आने पर पत्ते हिलते हैं, ऐसे ही वो क्रोध के मारे अपमानित होकर सीधा अपने कमरे में जाकर खड़ी हो गई। उस समय लेखक हमसे मतलब पाठक से कहते हैं, स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है, पुरुषत्व मर्दानगी। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। खून का घूंट पीना, क्रोध को दबाकर रह जाना, आपके टेक्स्ट बुक में मुहावरे में दिया गया है। आनंदी खड़ाऊ को हाथ से रोक लेती है, इससे उसका सिर बच गया और उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे जैसे कि हवा आने पर पत्ते हिलते हैं, वो सीधा कुछ ना कहकर अपने कमरे में गई। तो लेखक कहते हैं, एक शादीशुदा स्त्री का जो साहस है, धैर्य है, केवल उसके पति तक ही सीमित रहता है। पति से वो कितना भी झगड़ती है, गुस्सा करती है, चलता है, परंतु पति के घरवालों से नहीं।
पति हमेशा उसे सहारा देता है, ये बात वो जानती है, इसलिए वो पति के सहारे ही जीना चाहती हैं। श्रीकंठ सिंह इलाहाबाद में एक दफ्तर में काम करते थे। हर शनिवार वो घर आते थे, तो शनिवार तक अपने पति का इंतज़ार करते हुए आनंदी अपने क्रोध को दबाकर बैठी रहती है अपनी पति की प्रतीक्षा में। ಇವನು ತನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯತ್ತ ಚಪ್ಪಲನ್ನು ಎಸೆದಾಗ ಅವಳು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ತಲೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಆದರೆ ಕೈ ಬೆರಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಏಟಾಯಿತು. ಏಟಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈದುನ ಚಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದದ್ದು ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲನ್ನು ಅವಳ ಹತ್ರ ಬೀಸಿದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆದಂತಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಗಾಳಿ ಬರುವಾಗ ಎಲೆಗಳು, ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಆ ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೋ ಅದೇ ಥರ ಇವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವಳು ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನಡುಗ್ತಾ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡ್ಳು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆನಂದಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವಿವಾಹಿತ ಸ್ತ್ರೀಯಾದವಳ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಹಸ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಳ ಸಿಟ್ಟು ಇರ್ಬೋದು, ಅಸಹನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅವಳ ಪತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ವಿವಾಹ ಆಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಶೌರ್ಯ, ಸಾಹಸ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಥರ ಅಭಿಮಾನ ಇರ್ತದೆ. ಏನೇ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೂ ತನ್ನ ಪತಿ ತನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಅವಳಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನಂದಿ ಅವಳ ಪತಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹ ಶನಿವಾರ ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ದುಃಖ, ಅವಮಾನ, ಸಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದುಮಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇಡ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಹ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಯಿತು, ಅದನ್ನು ಆನಂದಿ ಹೇಗೆ ತಡೆದ್ಲು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ. ನಮಸ್ಕಾರ.